तो मैं बात करूं, पहले बताओ जीडीपी के बारे में बात करें या पहले जनगणना? चलो पहले जनगणना देख लेते हैं। जनगणना मतलब बेटा जनता की गणना, कितने आदमी हैं। जनगणना पुराने समय से होती आ रही है, ठीक है ना, बहुत काफी समय हो गया। अभी बात करेंगे कब हुई पहली बार, और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया पहली बार जनगणना भारत में कब हुई, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इतना आसान क्वेश्चन भी, बहुत गहराई में जाके नहीं पूछ रहा है, अगर पूछ भी रहा है तो बिल्कुल आसान पूछ रहा है, ठीक है ना। फिर मतलब जनगणना के बाद हम जीडीपी वाला टॉपिक आधे घंटे में मैं आपका जनगणना तो और भी पहले हो जाएगी, बाकी जीडीपी में थोड़ा समय लगेगा तो वो देख लेंगे। तो जनगणना को सेंसस कहा जाता है, आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, और एक बार देखिएगा चीजों को। अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं पीडीएफ, बेटा पीडीएफ कल वाली मैंने डलवा दिया, आपने देखी होगी जीडीपी वाली डली, मतलब कल जो मैंने आपको टॉपिक कराया था, कौन सा कराया था कल, बताओ जल्दी से, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना, वो पीडीएफ मैंने डलवा दिया, जहां मैराथन क्लास की पीडीएफ है वहीं उसी के साथ वो अटैच करा दिए बच्चे, ठीक है ना। मैं बात करूं विश्व में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1749 में। 1749 में पहली बार स्वीडन ने जनगणना करी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बेटा विश्व में दशकीय जनगणना, दशकीय मतलब 10 साल वाली, जो 10 साल में होती है जनगणना, 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना करेंगे, तो दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला कौन था बच्चे? तो ध्यान रखना है 1790 में अमेरिका ने पहली बार, यूएसए ने, अमेरिका ने पहली बार दशकीय, जो 10 साल में जनगणना होती है, वो शुरू कर दी। बात क्लियर हो रही है? आगे बात करूं बच्चे, भारत में पहली बार जो सेंसस किया गया, जनगणना की गई, वो 1872 में की गई, मेयो के कार्यकाल में। तो पहली बार जनगणना की शुरुआत इंडिया के अंदर 1872 में हुई थी बच्चे, ठीक है ना भाई। पीडीएफ बेटा रोजगार विदंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिनके पास है पहले से, वहां ऊपर ही गागर में सागर मैराथन फ्री क्लास नोट्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा बीचों बीच में, उसमें गागर में सागर मैराथन का जो फोल्डर है ना, उसी के नीचे मिल जाएगी आपको आज की क्लास, जीडीपी लिखा हुआ और जनगणना लिखा हुआ, तो परेशान ना होइएगा। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करूं भारत में दशकीय, दशकीय बेटा जो हर 10 साल में होती है, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी, और ये रिपन के समय में हुई थी। किसके समय में? रिपन के समय में हुई थी। बात क्लियर हो रही है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई, जबकि पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करूं प्यारे बच्चे यहां आपसे जनसंख्या दिवस, ठीक है ना, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करूं भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में, ये पॉइंट तो मैंने पहले भी बता दिया, तो रिपीटेड हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो उसे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की, आजाद भारत। भारत आजाद कब हुआ? 1947 में, ठीक है भाई। जनसंख्या के बारे में जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है ना भाई। क्या बोलते हैं बच्चे? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में स्टडी करना, पढ़ाई करना, जानना उसके बारे में डेमोग्राफी कहलाता है। तो जो भी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, वो सभी आपके सामने होंगी, ठीक है ना भाई। आगे बात करें प्यारे दोस्त, यहां आपसे वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी थी बच्चे? 15वें नंबर की जनगणना थी, लेकिन आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। तो पूछ ले कि 2011 में जो जनगणना हुई है, अब बेटा 2021 में जनगणना होनी थी, ठीक है ना, डिजिटल जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना भाई साहब आ गए, कोरोना भाई साहब ने सारी जनगणना की मट्टी खराब कर दी, जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, ठीक है ना भाई। जनगणना की मट्टी खराब कर दी, जनगणना नहीं हो पाई अभी तक, ठीक है ना भाई। रिपन क्या है भैया? रिपन नहीं जानते हो आप, ठीक है ना। मेयो नहीं जानते हो, गवर्नर हुआ करते थे, अंग्रेजों के गवर्नर, उनके समय में ऐसा हुआ है। बात क्लियर है? जनगणना का उच्चतम अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, ऑफिसर, उसे क्या कहा जाता है? जनगणना आयुक्त कहा जाता है बेटा। क्या बोलते हैं? जनगणना आयुक्त। तो जनगणना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे बेटा जनगणना आयुक्त कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो चीजों को ध्यान से समझना है, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं, बहुत छोटा मैं वो इंपोर्टेंट चीजें लेके आया हूं, बस जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन, यानी कि ये कह रहे हैं रिपन काटने वाला, भैया काटने वाला रिपन नहीं है, वो रिवन होता है, रिवन जैसे बोलते हैं, जैसे काटते हैं, कई बार होता है ना, उद्घाटन के समय देखा होगा आपने, तो वो सारी चीजें। चलो प्यारे बच्चे, आगे बात करूं मैं आपसे 2011 की जनगणना के, अगर मैं बात करूं मस्कट जिसे बोलते हैं, शुभंकर। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। आपने देखा होगा ना, एक शिक्षिका होती है, वो इसका शुभंकर था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मस्कट क्या रहा है, तो भैया इसका शुभंकर जो रहा है, प्रगणक शिक्षिका रहा है। इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 वाली का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और बच्चे अगर मैं बात करूं, जनगणना आयुक्त कौन थे हमारे? सी चंद्रमौली थे बेटा। कौन थे? सी चंद्रमौली। और कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 29 प्रश्न पूछे गए। घर आके पूछते हैं ना भैया,
कि भैया कितने लोग हैं, क्या है, कैसे है, क्या करते हो, वही वाले प्रश्न। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि 2011 की जनगणना में कुल प्रश्नों की, कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा भैया 29 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं यहां आगे बच्चे आपसे, आगे कह रहे हैं 2021 की जो जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई है। ठीक है ना। तो जनगणना का सबसे ऊंचा अधिकारी तो आपको पता है कौन होता है, जनगणना आयुक्त होता है। 2021 की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी, डिजिटल होगी। अब तक तो वैसे ही कॉपी पेन लेके पहुंच जाते थे भैया चेक करने, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन बच्चे जो 2021 की होनी थी वो कैसी होनी थी, ध्यान रखिएगा बच्चे, डिजिटल होनी थी, डिजिटल। बात क्लियर हो रही है। ये कह रहे हैं आदर्श वाक्य क्या रहेगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। कब का, 2021 वाली का आदर्श वाक्य है बच्चे। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं जनगणना आयुक्त कौन होंगे अब के, विवेक जोशी होंगे बेटा। और इस बार प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रखी गई है, 31 प्रश्नों की संख्या रखी गई है। भाई हम तो पीडीएफ में परेशान कर दिया। अरे बच्चे पढ़ाऊं या पहले पीडीएफ में ऐसा कोई जुगाड़ कर दूं कि आपके घर कोई ट्रक पीडीएफ लेके पहुंच जाए। भाई पीडीएफ के लिए बोल दिया है, क्लास खत्म हो जाएगी, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो, पीडीएफ चाहिए भाई सबसे पहले आपको। तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, बात क्लियर है, हद कर दी बिल्कुल। इधर आ जाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो भारत की जनसंख्या कितनी थी कुल, यानी कि बच्चे 121 करोड़ जनसंख्या है, पूरी लिखी हुई है आंकड़ा, कितनी जनसंख्या रही है। भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट थी, 17.5% थी, 17.5%। बात क्लियर है, 17.5%। यह भी क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में, बताओ कि भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड का कितना है। तो बेटा कुछ क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जा रहे हैं जीके में कि जिसने थोड़ी भी पढ़ी है ना, थोड़ी भी और थोड़ी सी भी बुद्धि लगा दी तो 10 प्रश्न तो आंख बंद करके कर जाएगा। लेकिन बच्चे 10 के बाद जो थोड़ा ठीक पढ़ा है वो 12-14 क्वेश्चन कर जाएगा, और जो बच्चे ठीक पढ़ा है, जिसने वास्तव में ही पढ़ाई करी है, पूरी जी जान लगाई है, वो बच्चा 15, 16, 17 क्वेश्चन भी जीके में करके आ रहा है। तो जीके बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं आ रही है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है भैया, टोटल जनसंख्या जो है ये अपने आप में 100% है। 100% में भारत में बेटा आदमी ज्यादा है, औरत कम है, पुरुष ज्यादा है, पुरुष मेल जिन्हें कहते हैं बेटा। पुरुषों का प्रतिशत 51.47% रहा है, और बेटा महिलाओं का प्रतिशत, फीमेल का परसेंटेज क्या रहा है, तो प्यारे बच्चे 48.53% रहा है। ये रहा है बच्चे, बात समझ में आ रहा है। आगे बात करूं 2001 से लेकर 2011 के बीच 10कीय वृद्धि दर, 10कीय मतलब जो 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है उसका परसेंटेज, ये चक्रवर्ती होता है बेटा, चक्रवर्ती ब्याज। जैसे कि मैथ में थोड़ा सा चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन घुमा रहे हैं ना तुम्हें, तो ऐसे ही समझो। बस आपसे पूछेगा कि भैया यहां 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10कीय वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, तो आपका आंसर आएगा 17.7%। इंपोर्टेंट है। और बेटा वार्षिक यानी कि सालाना वृद्धि दर, एनुअल ग्रोथ रेट क्या रहा है, तो भैया वार्षिक वृद्धि दर रही है आपकी 1.64%, 1.64%। ये वार्षिक वृद्धि दर रही है। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है। बेटा बातचीत मत करो आपस में यार, तुम तो कमेंट करने के पीछे लग जाते हो। भैया चीजों को समझना भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कमेंट में ही लगे जा रहे हो। ये कह रहे सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है इन 10 सालों में। बेटा 2011 में जो जनगणना के आंकड़े आए हैं वो 10 सालों के आए हैं। कौन से 10 सालों के, 2001 से लेकर 11 तक के। तो ये तो 10 की वृद्धि दर होगी, लेकिन इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा मेहनत किस राज्य के लोगों ने करी है। बेटा जनसंख्या ऐसे थोड़ी ना बढ़ रही है, मेहनत हो रही है पूरी। मेघालय ने, तो बेटा मेघालय पहले नंबर पर है, 27.9% की ग्रोथ की है बच्चे, बहुत मेहनती लोग हैं मेघालय के। तो मेघालय की 10 की वृद्धि दर बच्चे सबसे ज्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है बेटा अरुणाचल प्रदेश, यही लिखे दे रहा हूं मैं, तो सेकंड वाला हो जाएगा एपी, अरुणाचल प्रदेश। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर जो 10 की रही है वो 26%, 26% रही है। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, हंसने लग गए सभी। देखो ये कह रहा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, जिसकी जनसंख्या, जिस राज्य के लोगों ने मेहनत बहुत कम की है बेटा, वो कौन है, नागालैंड है। नागालैंड की माइनस में रही है बेटा, माइनस में, यानी कि ये लोग थोड़े से क्या है बच्चे, कमजोर हैं। ठीक है ना, यानी कि माइनस में चले गए बेटा। तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर, इनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह बेटा घटी है। ठीक है ना, बढ़ी नहीं है, घटी है, इनकी जनसंख्या माइनस में चली गई है, -0.6%। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड है, याद रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादर नगर हवेली, 55.5%। ये मेघालय से भी ज्यादा मेहनती लोग हैं। और बच्चे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यूनियन टेरिटरी। तो बेटा उसका आंसर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप वाले 6.3% की ग्रोथ रेट हासिल की है। ठीक है ना भाई, चलो भाई बात क्लियर है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। यूनियन टेरिटरी और स्टेट मैंने आपको बता दिए, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। ठीक है ना भाई, चलो भाई आगे बात करूं मैं आपसे
ये कह रहा है भाई एक साल था आपका 1911 से लेके 21 तक, तो 1911 से लेके 21 तक के बीच का जो समय रहा, इसके आंकड़े कब आए होंगे भैया? 1921 की जनगणना में तो आए होंगे। तो ये कह रहा है 1911 से लेके 1921 के बीच में ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली, यानी कि इन 10 सालों के बीच में जनसंख्या बढ़ने की वजह बेटा घटी। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो साल थे 1911 से लेके 1921 के बीच के, इन 10 सालों में जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी, कम हुई भैया। तो ध्यान रखना है, यहां पर जनसंख्या माइनस में चली गई, 0.31% नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, ऋणात्मक वृद्धि दर इन 10 सालों के बीच। महामारी फैल गई देश के अंदर, जैसे कि कोरोना क्या था बेटा? एक पेंडेमिक थी, महामारी, जिससे दुनिया भर की जनता संक्रमित हो जाए, तो ऐसे ही पेंडेमिक फैल गई, लोग बहुत सारी संख्या में मारे गए, ठीक है ना? तो मेहनत नहीं कर पाए ठीक से, लोग ज्यादा मरे, जिंदे कम हुए, पैदा कम हुए बच्चे, उससे ज्यादा डेथ हो गई, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट चली गई। इसीलिए जो 1921 का साल है, इसे भारतीय जनगणना के इतिहास में ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो भारतीय जनगणना के इतिहास में किस साल को महान विभाजक वर्ष कहते हैं? भैया जब से भी जनगणना हो रही है ना, हर बार जनसंख्या बढ़ी, लेकिन केवल एक बार ऐसा हुआ है 1921 वाली जनगणना में कि जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? तो अगर मैं बात करूं यहां शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है बेटा? शहरों में रहते हैं 31.2% लोग, और बच्चे गांव में रहते हैं 68.8% लोग। इतने लोग बच्चे गांव और शहर में रहते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करूं मैं बच्चे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते हैं, यूपी के लोग ज्यादा मेहनती। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, समझ में आ रहा है ना बच्चे? ये बात आपको ध्यान रखनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आसान प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई में ना जाके। तो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है जहां से भी प्रश्न बन सकता है। चलो भाई आगे बात करें बच्चे। आगे अगर मैं बात करूं आपसे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, ये चीज कहलाती है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हो आप? प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, रहने वाले लोगों की संख्या, कितने लोग रहते हैं, यही बच्चे आपका क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत का ओवरऑल कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर। तो जब भी जनसंख्या घनत्व निकालेंगे वर्ग किलोमीटर में लिखेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भारत का है ओवरऑल, ठीक है ना भाई? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, यानी कि बिहार के लोग बेटा सबसे ज्यादा रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, यानी कि 1106 लोग रहते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि दूसरे नंबर की बात करूं बच्चे, तो दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 1028 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो दूसरा भी जिसका इंपोर्टेंट होगा मैं लिख दूंगा, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा बिहार का, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बेटा जहां सबसे कम लोग रहते हैं, किस राज्य में रहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। एक वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत गजब बच्चे। आगे बात करूं प्यारे साथी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र का शासन चलता है। तो बच्चे आंसर आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है ना भाई? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो बच्चे क्या हो जाएगा? यानी कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां 46 लोग रहते हैं, 46 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है ना भाई? तो बात समझ में आ गई होगी यहां तक सभी बच्चों के। आगे बात करूं प्यारे दोस्त, यहां आपसे ये कह रहे हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात को बोलते हैं सेक्स रेशियो। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुष, ठीक है ना भाई? 1000 मेल पर बेटा कितनी फीमेल हैं, कितनी महिलाएं हैं? यही चीज कहलाती है आपकी सेक्स रेशियो, यानी कि लिंगानुपात, ठीक है ना भाई? तो यानी कि भैया अगर 1000 पर 1000 महिलाएं हों तो भैया लिंगानुपात तो पूरा पूरा सभी की ब्याह हो जाएंगे, सबकी शादी हो जाएंगी। लेकिन बेटा भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। इस बात का मतलब बनता है कि भारत में अगर 1000 पुरुष हैं, मेल हैं, तो फीमेल कितनी है? 943 हैं। यानी कि बाकी के जो बचे हमारे, कितने बचे? 57 लोग, वो कैसे रह जाएंगे? कवारे रह जाएंगे बच्चे। इसका मतलब नौकरी जरूरी है, तो बेटा शादी तभी हो सकती है
ठीक है ना, जब आपके पास नौकरी हो अच्छी वाली तो पढ़ाई भी करनी जरूरी है उसके लिए। ज्योग्राफी से कितने प्रश्न आ रहे हैं बेटा? ऐसा ही है, किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न भी पूछे गए, किसी से 1 भी पूछा गया, तो 1 से 2 मान सकते हो। इकोनॉमिक्स से 2 प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में औसतन, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, तो परेशान मत होइएगा और बताइएगा। आगे बात करूं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, बेटा केरल ऐसा स्टेट है जहां 1000 पुरुषों पर 84 महिला फालतू हैं। 1084 इसका लिंगानुपात है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। सेकंड नंबर पर कौन सा है? दूसरा, आप मुझे कमेंट करके बता दो, चलो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला दूसरा राज्य सॉरी दूसरा राज्य कौन सा है? साधु हो जाते हैं 57 लोग, बेटा साधु नहीं होंगे, जल्दी से बताना है। दूसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है। देखो भाई, तमिलनाडु हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त बच्चे। तमिलनाडु का है 996, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु का कितना है? 996 है, 996। यहां भी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कमी है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा सबसे दरिद्र है लिंगानुपात के मामले में, ठीक है ना भाई। तो हरियाणा वालों, तो भैया ये ध्यान रखना है तुम्हें चीजों को। आगे बात करूं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी मतलब पुदुचेरी, 1037 है यहां का। कितना है बेटा? 1037 है, याद रखना है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, दमन दीव, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बेटा जीडी में पूछ लिया गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी। ये बच्चे इसी बार का क्वेश्चन है, इसी बार पूछा गया है। तो मतलब 3 क्वेश्चन अब तक जनगणना से बन चुके हैं, इसलिए आपकी शिफ्ट में भी जनगणना से क्वेश्चन टपक सकता है। और दोनों तीनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आसान प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी पीडीएफ को आप एक बार देख लेना, उम्मीद है पूरी पूरी की क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पहले पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले गए। अब बात करते हैं बच्चे साक्षरता, यानी कि बच्चे लिटरेसी रेट। तो बच्चे साक्षरता का मतलब क्या है? यानी कि वो लोग जिनकी आयु 7 वर्ष से अधिक है, ठीक है ना। 7 वर्ष से अधिक वाले लोगों को ही शामिल किया जाता है। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले ही इसमें इंक्लूड होते हैं। और 7 वर्ष से अधिक वाले में भी क्या देखना है आपको बच्चे? कि जो पढ़ने लिखने में सक्षम हो, ठीक है ना भाई, जो कुछ पढ़ लिख सकें। तो भैया 7 साल से ज्यादा के ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, अपना नाम वाम लिख ले, पढ़ ले, वो साक्षर, वो मतलब आपका कह देते हैं कि भैया हाँ साक्षर है। ऐसे इसकी दर को लिटरेसी रेट कहते हैं, साक्षरता कहते हैं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है? तो मैं बात करूं आपसे 74.4% है एग्जैक्ट, जो है एग्जैक्ट। बाकी कुछ जगह 73% भी मिलेगा, लेकिन 74 ज्यादा सटीक बनती है। अगर मैं बात करूं पुरुषों की कितनी है, तो 82.14 है, महिलाओं की 65.46 है। साक्षरता के मामले में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां मिलते हैं? केरल के अंदर मिलते हैं। तो केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा है। अच्छा, दूसरा राज्य पूछ ले आपसे, सेकंड स्टेट कौन सा है? स्टेट में मैं सेकंड बता रहा हूं आपसे, मिजोरम है। मिजोरम वाले दूसरे नंबर पे पढ़ाई लिखाई के मामले में, ठीक है ना भाई। कितने हैं मिजोरम वाले? 91.3% है मिजोरम वालों की साक्षरता। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। बिहार के लोग बेटा मेहनती ज्यादा हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कम है। तो इस बार जीडी में नंबर ले आओ, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, बिहार की लिटरेसी रेट कम है, लेकिन बिहार की खास बात और भी है, बहुत सारे ऑफिसर्स को जन्म देता है बेटा बिहार, ठीक है ना। तो बिहार वालों को हल्के मत आंकिएगा। तो बिहार की एक खास बात है कि बड़े बड़े उच्च अधिकारी आपको बिहार के देखने को मिलेंगे। या तो बिहार का व्यक्ति जब पढ़ता है तो बेटा पढ़ाई पे ही पूरा जोर, और जब नहीं पढ़ता है तो फिर वो पढ़ाई लिखाई में छोड़ो, ठीक है ना। तो 2 ही चीजों पे ध्यान देता है, या तो फोकस तो पूरा, और नहीं फोकस तो बेटा फिर जान दो, या तो मतलब आर पार की लड़ाई होती है इनकी। तो बात समझ में आ रहा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, इसकी 91.8% है। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर नगर हवेली है, जिसकी 76.2% है। बात क्लियर हो रही है? तो यहां तक सभी बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। आधे घंटे में हमने जनगणना का टॉपिक आपका जो भी इंपोर्टेंट था और जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब बच्चे थोड़ा सा हम नेशनल इनकम यानी कि जीडीपी के बारे में देख लेते हैं। जीडीपी से भी आसान प्रश्न बने, बहुत बेसिक प्रश्न। अगर आपने मेरी क्लास की होगी तो वो बच्चे बिल्कुल करके आए होंगे, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। यहां देखोगे, अब बात करते हैं बेटा यहीं पर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। आपने सुना होगा लेकिन आप डरते हो इससे, लेकिन बहुत प्यारा टॉपिक है नेशनल इनकम। एक तो बेटा इनकम और ऊपर से दिनकम, तो फायदे ही फायदे हैं। राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त, राष्ट्र मतलब बेटा, राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र बनता है देश के नागरिकों से। किसी भी राष्ट्र का मतलब होता है देश, और देश का निर्माण वहां के नागरिकों से होता है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं भैया देश बन रहा है वहां के नागरिकों से, तो बच्चे आय मतलब वो जो कमाई करते हैं, तो जो देश के नागरिकों की कमाई है, इनकम है, उसे ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है देश के नागरिकों की इनकम, देश के सिटीजन्स की इनकम, जो देश के नागरिक हैं।
अब मान लो कोई अमेरिका का आदमी भारत आके कमाने लगे, पैसा नौकरी करने लगे, तो बेटा वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा क्योंकि वो अमेरिका का नागरिक है। यहां सिर्फ राष्ट्रीय आय में भारतीय नागरिकों की बात की जाती है, तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम निकालने तक हमें कई पड़ावों से गुजरना होता है, वो भी डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझना जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहां प्यारे दोस्त आपसे कि नेशनल इनकम के लिए हमें क्या क्या चीज जाननी पड़ती है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए तो हमें जानना पड़ता है बेटा जीडीपी के बारे में। जीडीपी, जीडीपी के बाद हम जानते हैं एक होता है एनडीपी, एनडीपी के बाद एक होता है प्यारे बच्चे जिसे कहते हैं जीएनपी, और एक होता है मेरे दोस्त एनएनपी। इन चार पड़ावों से गुजरना पड़ता है, एनएनपी। जैसे कि आप जा रहे हो कहीं तो आपको कच्ची सड़क भी मिलेगी, आपको पक्की सड़क भी मिलेगी, आपको पुल भी मिल सकता है, तो अलग अलग पड़ाव पार करके आप अपनी डेस्टिनेशन को पार करोगे। ऐसे ही नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो ये अलग अलग पड़ाव होते हैं, इन्हें पार करना होता है, ठीक है ना भाई। तो यहां थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है। अभी मैं इन चारों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि ये चारों चीजें हैं क्या आखिर। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया है बच्चे आपसे कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कौन करता है, यह प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, आकलन, आकलन का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशन करना, आकलन कौन करता है, तो बताओ मुझे कौन करता है, बताइएगा। ये प्रश्न बना है बेटा, सभी को रटा पड़ा होगा। एक कह रहे हैं एनएसओ करता है, अगर मैं बात करूं बेटा बताऊंगा, सबकी फुल फॉर्म बता दूंगा, परेशान मत होइएगा अभी। तो राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए जिम्मेदार है बेटा सीएसओ, सीएसओ, सीएसओ की फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना भाई। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है ना भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापित हुआ था 1951 में, 1951 में इसकी स्थापना हुई। पर बच्चे ध्यान रखना है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में, ठीक है ना भाई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो यही प्रश्न पूछ लिया गया है, बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और समझनी है, देखो अभी ऑप्शन में यही दिया जा रहा है सीएसओ, लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब पढ़ाया था कि सीएसओ के स्थान पर 23 मई 2019 में, अभी काम सीएसओ ही कर रहा है लेकिन गठन हो गया है, केवल गठन, 23 मई 2019 में एनएसओ बन गया है, लेकिन एनएसओ अभी वर्क नहीं कर रहा है, अभी काम बेटा कौन कर रहा है, सीएसओ ही कर रहा है। तो ऑप्शन में सीएसओ ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां बात समझ में आ रही है, देखो सीएसओ की जगह एनएसओ नाम बदला गया, और एनएसओ में दो ऑर्गेनाइजेशन का विलय किया गया, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो संस्थाओं को मिला के बनाया गया, एक तो सीएसओ को, सीएसओ को, तो सीएसओ तो आप समझ गए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना, और एक है आपका एनएसएसओ, एनएसएसओ, एनएसएसओ से भी प्रश्न पूछ लिया है। अगर मैं एनएसएसओ की बात करूं आपसे तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या ऑफिस लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना भाई। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्शिता सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे ये क्या करता है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है कि ये एनएसएसओ का काम क्या है, तो ये बेटा आपका बेरोजगारी, बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी के जो डेटा इकट्ठा करता है, आंकड़े जारी करने का काम, ठीक है ना, आंकड़े जारी करने का काम किसका है, एनएसएसओ का। वैसे अगर मैं बात करूं गरीबी को मापता कौन है, मेजर कौन करता है, ऐसा प्रश्न पूछे तो भैया नीति आयोग टास्क फोर्स, नीति आयोग की टास्क फोर्स गरीबी का बच्चे क्या करती है, मापन, गरीबी का मापन पूछे, ये तो सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, मापन, मापता कौन है, मापन, ठीक है ना, तो कौन करता है, नीति आयोग का टास्क फोर्स, नीति आयोग, नीति आयोग टास्क फोर्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग टास्क फोर्स, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो जो चीजें मैं बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी से जुड़े हुए डेटा को कलेक्ट करने का काम एनएसएसओ का होता है, जबकि सीएसओ हमारा नेशनल इनकम, जीडीपी, इन सभी चीजों को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना भाई। अगर आगे बात करूं प्यारे साथी में आपसे, यहां ये समझ गए, लेकिन भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया, राष्ट्रीय आय को पहली बार किसने मापा था, फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई, फर्स्ट टाइम आकलन, कैलकुलेशन किसने किया था, तो आप जानते हैं ना, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने बेटा पहली बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। कब किया था, तो 1867-68 में,
1867-68 में पहली बार राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय, जिसे हम पीसीआई बोल देते हैं, वो 20 रुपए बताई थी कि हर आदमी 20 रुपए कमाता है। दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है सारी चीजें। आगे बात करूं, अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक विधि द्वारा, साइंटिफिक मेथड द्वारा पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की? वैज्ञानिक विधि से। ठीक है ना भाई, वैज्ञानिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि मतलब साइंटिफिक मेथड द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया? तो साइंटिस्ट थे आपके, इकोनॉमिस्ट थे आपके वी के आर वी राव। वी के आर वी राव, वी के आर वी राव ने 1931-32 में पहली बार भारत की नेशनल इनकम को साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट किया था। और इन्होंने बच्चे कितनी बताई थी? 62 रुपए पीसीआई बताई थी। प्रति व्यक्ति आय कितने हैं? 62 रुपए है, ऐसा बताया था वी के आर वी राव द्वारा। ठीक है ना भाई। बच्चे कह रहे हैं हिंदी में। बेटा देखो, इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स ना इंग्लिश में पूछता ही इंग्लिश में। मान लो जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली, हिंदी में ना दिया, इंग्लिश में दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पता होना चाहिए आपको। अच्छा देखो, एक छोटी सी चीज समझनी है, यहां तक आप समझ गए हैं। एक छोटी सी चीज समझनी है, अभी मैं जीडीपी आपको समझाऊंगा, लेकिन एक चीज समझो कि एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष ना एक साल का टाइम पीरियड होता है, एक साल का समय, जिसमें किसी भी देश की सरकार, बेटा हिंदी में भी बता रहा हूं, आप परेशान मत होइएगा, हिंदी में बता रहा हूं, जिसमें किसी भी देश की सरकार अपना पूरा लेखा जोखा करती है, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत की सरकार भी अपना पूरा आंकड़ा मतलब हिसाब किताब लगाती है, एक साल का समय लेती है। तो भैया कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बना है, तो यह भी पूछ सकता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट किया जाता है। 31 मार्च, तो भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। बात क्लियर हो रही है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, बात ध्यान रखनी है। अब आगे बात करूं मैं आपसे बच्चे, तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं जीडीपी के बारे में कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, जीडीपी कई बार जीडीपी की सीधी सीधी सी फुल फॉर्म पूछ लेता है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। देखो अब छोटी सी चीज समझनी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। जो जीडीपी है ना, जीडीपी, जीडीपी का सीधा सा मतलब है कि देश की सीमा में कितना सामान बना, उसके पैसे में क्या कीमत है, वो जीडीपी होती है। अभी मैं, कोई भारतीय यदि विदेश में रह के पैसा कमाए, बेटा अगर भारत का नागरिक है, अगर विदेश में पैसा कमा रहा है, भारत का कोई नागरिक अमेरिका में रह रहा है लेकिन वो सिटीजन इंडिया का है, तो वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होगा। यहां केवल घर के अंदर देश की सीमा में जो उत्पादन हो रहा है, देखो छोटी सी चीज समझनी है, एनएसओ होता है बेटा, एनएसओ ही बताया मैंने आपको, लेकिन अभी सीएसओ ही वर्क कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये चीज थोड़ा सा समझो आप। यहां समझो, अब ये इंडिया है, हमारा देश भारत है, भारत के अंदर बेटा विदेशी भी काम कर रहे हैं, विदेशी, जैसे कि मान लो भारत के अंदर बेटा चाइना के लोग भी काम कर रहे हैं, भारत के अंदर नेपाल के लोग भी काम कर रहे हैं, भैया कोई ना कोई काम धंधा खोल रखा है उन्होंने अपना। ये कौन है? फॉरेनर हैं, दूसरे देश के नागरिक हैं, लेकिन भारत में काम कर रहे हैं। भारत में इंडियंस भी हैं, भारतीय लोग भी काम कर रहे हैं। भैया हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, ये भी पैसा कमा लेते हैं, ये भी सामान बना देते हैं। तो देश की सीमा के अंदर जितना भी सामान बना एक साल के अंदर, वो जीडीपी कहलाता है। उसकी वैल्यू कितनी है? मान लो हमारे देश की सीमा में, देश की सीमा की बात करेंगे, घरेलू का मतलब बेटा देश की सीमा में, ठीक है ना। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है समझ में आया? मान लो हमारे देश में केवल बेटा 10 पेन बने, 10 पेन बने, चाहे वो अमेरिका के आदमी ने भारत में रह के बनाए हैं या भारत के ने बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर 10 पेन बने और एक पेन की कीमत 10 रुपए है, तो भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 10 गुणा 10 बराबर 100 रुपए। तो हमें जीडीपी से क्या पता चलता है? हमें जीडीपी से पता चलता है कि एक देश में एक साल में कितना सामान बना, कितना उत्पादन किया है। तो यह किसी भी देश की प्रोडक्टिविटी को बताता है कि उत्पादन कितना हो रहा है। अब बेटा जहां ज्यादा उत्पादन होगा वहां लोगों को ज्यादा नौकरी मिलेगी, इसलिए कई बार जीडीपी को किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक मान लिया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा देश ज्यादा कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब है बेटा एक वर्ष में, एक वर्ष में एक देश की सीमा में। इंडिया क्या है? ये इंडिया दुनिया को कुछ देने का भाव।
एक देश की सीमा में, सीमा का मतलब बेटा देश के अंदर की बात करेंगे, सीमा में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है बेटा मनी वैल्यू, मौद्रिक मूल्य है। तो एक देश की सीमा में एक साल में कितना सामान बना, कै रुपए का सामान बना, यही चीज जीडीपी है। तो जीडीपी बेटा क्या बताती है? कितना सामान बन रहा है देश के अंदर, किसी भी देश के उत्पादन को बताती है। आपने कई बार ये सुना होगा जीडीपी गिर गई, अरे आप कहते हो मुंह टेढ़ा सा कर लेते हो, जीडीपी गिर गई। पता तुम्हें ये नहीं है जीडीपी है क्या, लेकिन हम जीडीपी गिरते बेटा कोई हील की चप्पल पैर के चल रही जीडीपी है, गिर गई, कीचड़ हो रही क्या, जीडीपी गिर गई। जीडीपी गिरने का मतलब है उत्पादन कम हुआ है, और जीडीपी बढ़ गई जी, बस खुश हुए जीडीपी बढ़ गई, तो मतलब जीडीपी बढ़ी कैसे, क्या हुआ? अरे भैया जीडीपी बढ़ गई का मतलब उत्पादन ज्यादा हो गया, समझ लो ना। तो जीडीपी का सीधा सा मतलब है प्यारे बच्चे कि देश में कितना सामान बन रहा है। अब ज्यादा सामान बनेगा देश में तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोग मजे लेंगे, ठीक है ना। देश में सामान बनना कम हो जाएगा तो भैया कंपनी अपने कर्मचारियों को निकाल देंगी, तो भैया सामान कम बनेगा, कम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो ये क्या बताती है जीडीपी? जीडीपी बताती है कि भैया सामान कितना बन रहा है। सीधी सी बात, देश की सीमा के अंदर, हमारे देश के अंदर सीमा में, बॉर्डर में कितना सामान बना एक साल में, उसकी पैसे में कीमत ही जीडीपी है। बात समझ में आ गई सभी के? बिल्कुल आ गई होगी जीडीपी क्या चीज है। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे थोड़ा सा। आवाज नहीं आ रही है बेटा, एक बार अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो, मैंने तो एकदम पास लगा रखा है अपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जीडीपी समझ में आ गई ना, उत्पादन को बताती है। जीडीपी के मामले में भारत वर्तमान में 5वें नंबर पे, यूके को पीछे धकेलते हुए भारत का नंबर 5वां आ गया है। बात क्लियर है? चलो भाई, जीडीपी समझ गए तो बेटा अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग लेने लगो कि हाँ जीडीपी जान गए गुरुजी। एक होता है बेटा एनडीपी। एनडीपी देखो, जीडीपी में और एनडीपी में क्या फर्क आया? जी की जगह एन आ गया है भाई, पहले जी आए अब एन आए हैं, इतना ही तो अंतर आया, कोई और विशेष अंतर दिख रहा है? नहीं आ रहा है। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेट का मतलब होता है शुद्ध या निवल, कहते हैं इसे हिंदी में, शुद्ध या निवल बोल देते हैं, निवल। डोमेस्टिक का मतलब बेटा घरेलू, घरेलू का मतलब देश की सीमा में, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। उत्पादन किन चीजों का होता है? वस्तु और सेवा का। किसी भी देश में दो ही चीजें बनती हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सेवा दे रहा हूं, अपनी सेवा। ऐसा नहीं कि बेटा बहू जब सास के पैर दबाएगी तभी सेवा होगी। सेवा का मतलब जिसे फील किया जा सके, हाथ में सामान का लेन देन नहीं करना है, केवल फील करना है, फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ सेवा हो रही है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और आपके दिमाग में ये कौन है? विकास कुमार, आई लव यू कागल। इन भाई साहब पे काजल का नाम भी शुद्ध से नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आई लव यू एकदम कतई सटीक अंग्रेजी। मेरे चचा पढ़ ले बेटा, पढ़ जो, 4 दिन बाद पेपर है, फिर बेटा बाद में कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में, तो इसलिए काजल वाजल का चक्कर छोड़ दो बेटा, यहाँ जीडीपी पढ़ लो, मैं बता रहा हूं कैसे निकलती है जीडीपी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? शुद्ध या फिर निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना भाई, ये चीज थोड़ी सी समझनी है। भैया शुद्ध कोई चीज कैसे होती है, समझो ध्यान से। मैंने ये फोन, एक छोटा सा मैं एग्जांपल बेटा फोन का ही ले लेता हूं, क्योंकि मेरे आसपास यही रहता है और तो कुछ है नहीं मेरे आसपास ऐसा। ये मानो मैंने फोन लिया, तो बेटा ये फोन मैंने 30,000 का लिया 6 महीने पहले, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मैंने 6 महीने से यूज कर लिया। यूज का मतलब इसे मतलब मैंने प्रयोग में लाया हूं, बातचीत करी है, यूज किया है, सर्च किया है। अब 6 महीने बाद मैं इस फोन को बेचना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो भैया इस फोन को मैं बेचूंगा तो कोई 30,000 का तो आप में से लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेगा ना। आप कहोगे गुरुजी 10,000 ले लो, आप कहोगे गुरुजी मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं बोली लगा दो इसकी, ठीक है ना। तो आपने इसकी कीमत लगा दी, मतलब कि 20,000 ले लो गुरुजी, 6 महीने तुमने यूज कर लिया। मैंने 6 महीने यूज किया, ऐसा थोड़ी ना इसमें से कुछ निकाल लिया, लेकिन बेटा वैल्यू कम हुई ना इसकी। तो अब 10,000 रुपए कहां चले गए? मैंने 30 का लिया, आप कह रहे हो कि गुरुजी आपने 30 का लिया, 6 महीने यूज किया है, 6 मंथ आपने, अब 20 ले लो, आप ऐसा कर लो 20,000 रुपए ले लो और बेच दो इसे, ठीक है ना। बेच नहीं रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना है। तो ये जो बीच के 10,000 रुपए थे ये कहां चले गए बेटा? जबकि फोन तो जैसा पहला था अब भी ऐसा ही है, कहां गए 10,000? 10,000 रुपए की घिसावट चली गई। अब आप कहोगे गुरुजी ये घिसावट क्या चीज होती है? घिसावट को बेटा इकोनॉमिक्स में मूल्य ह्रास कहते हैं। मूल्य ह्रास का मतलब होता है डेप्रीशिएशन। इसकी वैल्यू कम हो गई, मैंने इसे यूज किया। आप नई बाइक लेते हो, कुछ दिन चलाते हो, बेचते हो, रेट कम हो जाता है, डेप्रीशिएशन। तो जब भी हम, जितना भी देश में पूंजीगत सामान बना है, उसमें जो मशीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके मूल्य में कुछ बेटा कमी आ जाती है जब हमने यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यूज करने के बाद जो उनकी वैल्यू कम हुई, उनके मूल्य में जो कमी आई, जब हम उसे घटा देंगे तो भैया हमारे पास शुद्ध निकल के आ जाएगा। यानी कि ये बेटा जो घिसावट है ना, इसे घटा दो।
तो जब भी सीधी सी बात ये समझनी है एनडीपी कैसे निकलते हैं, तो ये जो आपका शुद्ध या निवल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है घिसावट। क्या होता है? घिसावट। घिसावट को हम मूल्य ह्रास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास। इसे अंग्रेजी में बेटा डेप्रीशिएशन। 5 मिनट के अंदर आप अपने ख्वाबों का खाता खोल सकते हैं। हाँ जी, सिर्फ 5 मिनट। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन बोला जाता है। तो जब भी हम जीडीपी में से डेप्रीशिएशन को घटा देंगे तो हमें बच्चे शुद्धता मिल जाएगी, एनडीपी मिल जाएगी। तो मैं अगर बात करूं आपसे एनडीपी की, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्यह्रास। अब आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा? या तो पूछा जा सकता है आपसे कि एनडीपी का पूरा रूप